रात के करीब 11 बज रहे हैं। बंसी अपने खेत से लौटकर पगडंडी के रास्ते गांव की तरफ जा रहा है। कंधे पर हल्का एक टुकड़ा टंगा है। रास्ता हवेली के पिछवाड़े से होकर गुजरता है। आज तो बहुत देर हो गई, घरवाली इंतजार कर रही होगी। अचानक दूर से एक हल्की सी घंटी की आवाज सुनाई देती है, साथ ही घोड़े की टापों की धीमी आहट। इतनी रात को कौन टांगा लेकर घूम रहा है इस तरफ? बंसी पीछे मुड़कर देखता है। कोहरे में दूर एक टांगे की परछाई नजर आती है, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही है। कोई आवाज नहीं, सिर्फ घंटी और टापों की लय। कौन है भाई इतनी रात को इस सुनसान रास्ते पर? टांगा रुक जाता है कुछ ही दूरी पर। अंदर बैठी आकृति साफ नजर नहीं आती, सिर झुकाए चुपचाप बैठी है। कुछ पलों की खामोशी, फिर एक धीमी भारी आवाज गूंजती है, जैसे कुएं की गहराई से आ रही हो। आ जाओ, बैठ जाओ मेरे साथ, कहां जाना है पहुंचा दूंगा। बंसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे अपनी दादी की एक पुरानी बात याद आती है, जो कोई भी अजनबी टांगे वाले की पुकार का जवाब देगा वो कभी वापस नहीं लौटेगा। नहीं जवाब देना है इसे। बंसी बिना कुछ बोले तेजी से पीछे मुड़ता है और भागने लगता है। पीछे से घंटी की आवाज तेज होती जाती है, जैसे टांगा उसका पीछा कर रहा हो, लेकिन बंसी पीछे मुड़कर नहीं देखता। गांव पहुंचकर बंसी हांफते हुए अपने दरवाजे पर गिर पड़ता है। उसकी पत्नी दरवाजा खोलती है और उसे इस हालत में देखकर घबरा जाती है। क्या हुआ? इतना डरे हुए क्यों हो? पानी लाऊं? हवेली के पीछे वो टांगा, वो सच में है। माँ कसम, आज अगर एक पल भी रुक जाता तो। अगली सुबह बंसी की बात पूरे गांव में फैल जाती है। कुछ लोग हंसकर टाल देते हैं, कुछ बूढ़े बुजुर्ग सिर हिलाकर चुप हो जाते हैं, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि यह सच है। कुछ ही हफ्तों बाद इसी हवेली के गेट पर एक नया चेहरा दस्तक देने वाला था, जिसे अभी नहीं पता था कि वो किस राज का हिस्सा बनने जा रहा है। विक्रम कंधे पर बैग टांगे हवेली के बड़े गेट के सामने खड़ा है। हवेली पुरानी लेकिन भव्य है, दीवारों पर काई जमी हुई। इतनी बड़ी हवेली और इतनी सस्ती नौकरी, किस्मत अच्छी है मेरी या कुछ और? आप ही नए चौकीदार हैं? जी हाँ, मेरा नाम विक्रम है, मुखिया जी ने भेजा है। ठीक है बेटा, अंदर आ जाओ। लंबा सफर करके आए हो, पहले खाना खा लो। विक्रम अंदर कदम रखता है। हवेली का सन्नाटा उसे थोड़ा अजीब लगता है। इतनी बड़ी जगह और कोई आवाज नहीं। काकी, यहाँ और कोई नौकर चाकर नहीं है क्या? बस मैं हूँ और मेरे पति, बाकी कोई टिकता नहीं यहाँ ज्यादा दिन। हवेली का गेट धीरे से बंद होता है। विक्रम अंदर आता है। ठाकुर साहब बरामदे में बैठे हुए हैं, शान से कपड़े पहने, हाथ में चांदी की छड़ी। आओ विक्रम, बैठो। कैसा लगा हमारा गांव? बहुत सुंदर है ठाकुर साहब, हवेली भी बहुत भव्य है। पीढ़ियों की मेहनत है ये। खैर, तुम्हारी ड्यूटी रात की है। बस एक नियम याद रखना, रात 12 बजे के बाद गेट से बाहर मत जाना, चाहे कुछ भी सुनाई दे। जी ठाकुर साहब, लेकिन वजह पूछ सकता हूँ? पुरानी हवेली है बेटा, लकड़ी चरमराती है, हवा सीटियां बजाती है। ज्यादा मत सोचो, बस नियम मानो। ठाकुर साहब की मुस्कान थोड़ी देर के लिए ठहर जाती है। आंखों में हल्की बेचैनी दिखे, हाथ की छड़ी को कसकर पकड़ लेते हैं। विक्रम हवेली के बरामदे में अकेला बैठा है। रात के 11:30 बज रहे हैं। हवा में हल्की सी रहन है। इतना डर किस बात का? शायद कोई पुरानी दास्तान होगी, जैसे हर पुरानी हवेली की होती है। एक उल्लू की आवाज गूंजती है। विक्रम थोड़ा चौंकता है, फिर मुस्कुरा देता है। बस उल्लू है विक्रम, डरने की कोई बात नहीं। घड़ी 12 बजाती है। दूर से एक और घंटी की आवाज आनी शुरू होती है, धीमी, फिर धीरे धीरे तेज। घंटी की आवाज प्लस घोड़े की टापों की आवाज दूर से पास आती हुई। ये आवाज, ये तो वैसे ही है जैसी। विक्रम खिड़की से झांकता है। दूर कोहरे में एक टांगा नजर आता है, धीरे धीरे हवेली की तरफ आ रहा है।
टांगे वाले का चेहरा साफ नजर नहीं आता, सिर्फ सिलूट। काकी ने सही कहा था, ये सिर्फ हवा नहीं है। टांगा हवेली के गेट के करीब आकर रुक जाता है। कुछ पलों के लिए बिल्कुल स्थिर खड़ा रहता है, जैसे अंदर देख रहा हो। विक्रम खिड़की से हटकर दीवार से चिपक जाता है, सांसें तेज। कुछ मिनटों बाद घंटी की आवाज धीरे धीरे दूर होती जाती है। फिर सन्नाटा छा जाता है। विक्रम पूरी रात आंख नहीं लगा पाता। सुबह विक्रम गांव में टहलते हुए एक चाय की दुकान पर पहुंचता है। कुछ गांव वाले पहले से बैठे बातें कर रहे हैं। अरे हवेली के नए चौकीदार हो ना, रात को कुछ सुना क्या? आपको कैसे पता कि मैं कुछ सुनूंगा? दुकान पर बैठे बाकी लोग एक दूसरे को देखते हैं, जैसे कुछ छुपा रहे हों। जो भी हवेली में चौकीदार बनता है वो घंटी जरूर सुनता है। पहले भी कई आए, सब 1-2 दिन में भाग गए। पिछले साल भी एक लड़का आया था, नाम था शंकर। दूसरे ही दिन गायब हो गया। उसका थैला तक हवेली में पड़ा रह गया। आखिर है क्या ये घंटी वाला राज? कोई तो जानता होगा। वो हम नहीं जानते बेटा, बस इतना पता है जो भी टांगे वाले की पुकार का जवाब देता है वो कभी वापस नहीं आता। बंसी को पूछो, कल रात उसने भी देखा था, बाल बाल बचा बेचारा। और सुना है जो भी उस टांगे वाले का जवाब देता है उसकी लाश तक नहीं मिलती, बस अगले दिन उसका सामान कहीं पड़ा मिल जाता है। कहते हैं ये सब हवेली के पुराने किसी झगड़े से जुड़ा है, लेकिन असली सच कोई नहीं जानता। ठाकुर साहब से भी कोई पूछने की हिम्मत नहीं करता। बंसी कौन है? मुझे मिलना चाहिए उससे। वो सामने वाले खेत में मिल जाएगा, लेकिन ज्यादा मत पूछना, बेचारा अभी तक सहमा हुआ है। गांव वालों के डरे हुए चेहरे दूर हवेली की परछाई दिखाते हुए विक्रम खेत की मेड़ पर बंसी को काम करते हुए पाता है। बंसी का चेहरा अभी भी थका हुआ और सहमा हुआ लगता है। बंसी भाई, सुना है कल रात आपने कुछ देखा हवेली के पास? देखा नहीं भाई, सुना और महसूस किया। वो घंटी की आवाज मुझे आज भी याद आती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या हुआ था बताइए। एक आवाज ने मुझे बुलाया, बैठने को कहा टांगे में। अगर मैं एक पल भी रुक जाता आज यहाँ खड़ा नहीं होता। आपको डर नहीं लगा भागते हुए? लगा था भाई, बहुत लगा था, लेकिन मेरी दादी ने बचपन में एक बात सिखाई थी, कभी जवाब मत देना, कभी पीछे मुड़कर मत देखना। बस यही एक चीज मुझे बचा गई। आपकी दादी को कैसे पता था इस बारे में? पता नहीं भाई, ये कहानी तो हमारे गांव में पीढ़ियों से चली आ रही है। मेरे बाबा भी यही बात बताते थे, उनके बाबा भी, लेकिन असली वजह कोई नहीं जानता, बस डर जानता है। विक्रम को समझ आता है कि ये सिर्फ अफवाह नहीं है, कुछ बहुत गहरा राज इस हवेली में दफन है। और वो राज सालों से गांव के हर घर में एक डर बनकर जिंदा है। रात को विक्रम रसोई में पानी पीने आता है। काकी अकेली बैठी दिया जला रही है। होंठ हल्के हल्के हिल रहे हैं, जैसे कुछ बुदबुदा रही हो। काकी, आप सालों से यहाँ हो ना? आप जानती होंगी उस घंटी के बारे में। कुछ बातें दफन ही रहें तो अच्छा है बेटा। कुछ राज खोदने से सिर्फ दर्द मिलता है। लेकिन काकी, अगर सच सामने नहीं आया तो ये सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। कल किसी और की बारी होगी। मुझे और मत पूछो बेटा, मेरी अपनी मजबूरियां हैं। जल्दी से उठकर चली जाती है। काकी के हाथ कांपते हुए, दिए की लौ हल्की कांपती है। पीछे उसकी परछाई दीवार पर लंबी और डरावनी दिखे। रघु, काकी का पति, रात को अपने कमरे में अकेला बैठा शराब पी रहा है। चेहरे पर बेचैनी। दरवाजे पर दस्तक होती है। कौन है इतनी रात को? दरवाजा खोलता है, कोई नहीं। जमीन पर एक पुरानी सी धूल से सनी चिट्ठी पड़ी है। चिट्ठी उठाकर पढ़ता है, चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ जाता है। चिट्ठी में लिखा है, रघु, तुझे याद है वो रात? मोहन की चीखें अब भी मेरे कानों में गूंजती हैं। आज रात 1 बजे बरगद के पेड़ के पास आ जा, हिसाब बाकी है। ये तो कोई मजाक कर रहा है मेरे साथ। इतने साल हो गए, अब कौन? रघु शराब का एक और घूंट भरता है। खुद को समझाने की कोशिश करता है कि यह सिर्फ किसी शरारती लड़के की हरकत है। अगर सच में कोई है तो देख लूंगा उसे भी, डरने की कोई जरूरत नहीं। रघु डगमगाते कदमों से कमरे से बाहर निकलता है और बरगद के पेड़ की तरफ बढ़ता है।
शराब के नशे में हिम्मत बटोरते हुए। रघु का सिलहुट, कोहरे में डूबा हुआ रास्ता, दूर घंटी की आवाज शुरू होती है। रघु बरगद के पेड़ के पास पहुंचता है। सन्नाटा है, सिर्फ हवा में पत्तों की सरसराहट। कौन है यहाँ? सामने आ, भाग मत, हिम्मत है तो सामने आ। कुछ पल की खामोशी के बाद घंटी की आवाज अचानक बहुत तेज हो जाती है। टांगे की आकृति कोहरे से निकलकर सामने आती है। टांगे वाले का चेहरा अब साफ है, आधा सड़ा हुआ, आंखों में सिर्फ खालीपन। तुम कौन हो? रघु, याद आया मुझे। मैंने तुझसे भाईचारे की उम्मीद की थी और तूने मेरे सीने में डंडा उतार दिया। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब ठाकुर का किया धरा था। मैं तो बस। तू भी वहीं खड़ा था जब मुझे मारा गया। तूने भी हाथ नहीं रोका। तेरा गुनाह भी उतना ही बड़ा है। टांगा तेजी से रघु की तरफ बढ़ता है। रघु भागने की कोशिश करता है लेकिन पैर लड़खड़ा जाते हैं। सुबह गांव वाले रघु की लाश के पास इकट्ठा हैं। काकी फूट फूट कर रो रही है जमीन पर बैठी। विक्रम भी वहां मौजूद है, हैरान और स्तब्ध। मुझे माफ कर दे मोहन, मैंने भी उस रात कुछ नहीं कहा था। मैं सिर्फ डरी हुई थी। काकी, आपने क्या कहा? कौन मोहन? आप कुछ जानती हैं इस बारे में? कुछ नहीं बेटा, दुख में कुछ भी बोल जाती हूँ। तुम अपना काम देखो। विक्रम को अब पक्का शक हो जाता है कि काकी कुछ बहुत बड़ा राज छुपा रही है और वो राज इसी मोहन नाम से जुड़ा है। उस रात विक्रम हवेली के पुराने धूल भरे कमरे में पुरानी फाइलें खंगालता है। मोमबत्ती की रोशनी में एक धूल भरी डायरी मिलती है जिसकी जिल्द पर हल्के अक्षरों में मोहन लिखा है। मोहन, टांगे वाला, हवेली का पुराना कर्मचारी, ठाकुर साहब का साथी। डायरी के पन्नों में लिखा मिलता है कि मोहन ठाकुर साहब का पुराना दोस्त और साझेदार था, जिसने इस हवेली को बनाने में अपनी पूरी जमा पूंजी, अपनी पुश्तैनी जमीन तक बेचकर लगाई थी। दोनों ने मिलकर सपना देखा था, आधी हवेली मोहन की, आधी ठाकुर की। तो ये है असली कहानी। ठाकुर साहब ने अपने ही साझेदार को धोखा दिया। डायरी के आखिरी पन्ने पर स्याही फैली हुई है, जैसे किसी ने जल्दबाजी में कुछ लिखने की कोशिश की हो और बीच में ही रुक गया हो। सिर्फ इतना पढ़ा जा सनसनीटा है। आज रात बरगद के पेड़ के नीचे। विक्रम अपने कमरे में लौटता है, दिमाग में सवालों का तूफान। दरवाजे के नीचे से एक चिट्ठी सरकती है। चिट्ठी में लिखा है, विक्रम, तुम सच जानना चाहते हो? आज रात 1 बजे बरगद के पेड़ के पास आ जाओ। मैं तुम्हें अपनी पूरी कहानी सुनाऊंगा। तुम्हें कोई खतरा नहीं, तुम मेरे गुनहगारों में से नहीं हो। आज रात जाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो, सच जानने के लिए। विक्रम खिड़की के पास जाकर बाहर अंधेरे में देखता है, जहां दूर बरगद का पेड़ हल्के चांद की रोशनी में एक काले साए जैसा दिखता है। विक्रम बरगद के पेड़ के पास पहुंचता है, दिल की धड़कनें तेज। घंटी की आवाज के साथ मोहन की आत्मा प्रकट होती है, लेकिन इस बार गुस्से में नहीं, गहरे दुख में। डरो मत विक्रम, मैं जानता हूं तुम सच जानने आए हो, बदला लेने नहीं। हाँ, मुझे तुम्हारी पूरी कहानी सुननी है। मैं ठाकुर का सबसे भरोसेमंद साथी था। इस हवेली को बनाने में मैंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगाई, अपनी पुश्तैनी जमीन तक बेच दी। हमने वादा किया था, आधी हवेली मेरी, आधी उसकी। जवान मोहन और ठाकुर मिलकर काम करते दिखते हैं, हंसते बोलते, हवेली की नींव रखते हुए। दोनों के चेहरों पर सपनों की चमक। लेकिन जिस दिन हवेली बनकर तैयार हुई, ठाकुर ने अपना असली रंग दिखाया। लालच ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। ठाकुर, रघु और 2 और आदमी मोहन को घेर लेते हैं। रात का अंधेरा, मशालों की रोशनी में सबके चेहरे डरावने दिखते हैं। ये हवेली सिर्फ मेरी है मोहन, तेरे जैसे नौकर की यहाँ कोई जगह नहीं। अपना हिस्सा भूल जा और यहाँ से चला जा। रघु और बाकी आदमी मोहन को पकड़ लेते हैं। मोहन गिड़गिड़ाता है, माफी की भीख मांगता है, लेकिन कोई नहीं सुनता। रघु, तू तो मेरा दोस्त है। तूने मेरे बच्चे को कंधे पर बिठाकर मेले घुमाया था। तू कैसे ये सब?
रघु एक पल के लिए रुकता है, उसकी आंखों में झिझक दिखती है, लेकिन ठाकुर की सख्त नजर देखकर वो अपनी पकड़ और कस लेता है, नजरें चुरा लेता है। उसे बरगद के पेड़ के नीचे ले जाकर बेरहमी से मार डाला जाता है। काकी दूर खड़ी सब देखती है, कांपती हुई, मुंह पर हाथ रखे, चीख को दबाती हुई, लेकिन डर के मारे कुछ नहीं बोलती। काकी ने भी उस रात कुछ नहीं कहा, लेकिन वो सिर्फ डरी हुई थी, गुनहगार नहीं। इसलिए मैंने उसे कभी नहीं छुआ, कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन ठाकुर और रघु, उन्होंने मुझे अपने हाथों से मारा, अपने हाथों से मेरा सपना कुचला। तो अब क्या चाहते हो तुम मोहन? सिर्फ इतना, सच सामने आए। ठाकुर आज भी इज्जत से जी रहा है, हर कोई उसे झुककर सलाम करता है, जबकि वो मेरी मेहनत की हवेली में बैठा है। ये गलत है विक्रम, बहुत गलत है। विक्रम हवेली लौटता है, चेहरे पर थकान और गहरी सोच। काकी दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही है, आंसू से भरी आंखें, जैसे उसे पहले से पता हो कि विक्रम कहां गया था। काकी आप जानती थी ये सब, फिर भी सालों से चुप रही। मैं डरती थी बेटा। रघु मेरा पति था, चाहे जैसा भी था। अगर सच बोलती तो मेरा घर बिखर जाता, मेरे बच्चों पर उंगलियां उठती। लेकिन अब रघु भी नहीं रहा। अब छुपाने को कुछ नहीं बचा, सिवाय अपने ही अपराध बोध के। कल सुबह मैं खुद कोतवाल के सामने सच बोलूंगी, चाहे मुझे भी सजा क्यों ना मिले। अगली सुबह गांव के चौक में कोतवाल, काकी, विक्रम और कई गांव वाले इकट्ठा हैं। हवा में तनाव साफ महसूस होता है। ठाकुर साहब भी वहां बुलाए गए हैं, अनजान कि क्या होने वाला है। इतनी सुबह सुबह ये भीड़ क्यों जुटी है? क्या हुआ है यार? आज मुझे सच बताना है, चाहे इसकी जो भी कीमत चुकानी पड़े। कई साल पहले ठाकुर साहब और मेरे पति ने मिलकर मोहन नाम के एक आदमी की हत्या की थी। वो इस हवेली का असली हिस्सेदार था। उसकी मेहनत, उसका पैसा इस हवेली में लगा है। गांव वालों में हलचल मच जाती है, फुसफुसाहटें शुरू हो जाती हैं। ठाकुर साहब का चेहरा एक पल में सफेद पड़ जाता है। ये झूठ है। काकी दुख में बहक गई है, बकवास कर रही है। ठाकुर साहब, हमें जांच करनी होगी। पिछले महीनों में जितनी मौतें हुई हैं, उनकी कड़ी भी इसी राज से जुड़ती नजर आ रही है। आपको हिरासत में लिया जाता है। नहीं, मुझे छुओ मत, ये सब झूठ है, साजिश है मेरे खिलाफ। तभी दूर से घंटी की आवाज सुनाई देने लगती है। दिन के उजाले में भी कुछ ऐसा जो कभी नहीं होना चाहिए था। सब लोग जम जाते हैं, डर से पीछे हटते हैं। कोहरा अचानक दिन में भी घिर आता है, सूरज की रोशनी धुंधली पड़ जाती है। मोहन की आत्मा टांगे समेत प्रकट होती है, सबके सामने, चौक के बीचों बीच। भूत भूत बचाओ! इतने साल इंतजार किया मैंने, हर रात, हर पल। आज मेरा हिसाब पूरा होगा ठाकुर। माफ कर दे मोहन, मुझसे गलती हुई थी। लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। माफी उस दिन मांगनी थी जब मैं तेरे पैरों में गिड़गिड़ा रहा था, जब मैं तुझे भाई कहता था। आज नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। मोहन की आत्मा ठाकुर को हवा में उठा लेती है। सब लोग डर से पीछे हटते हैं, कुछ छुप जाते हैं। कुछ पलों बाद आत्मा उसे नीचे गिरा देती है। ठाकुर बेहोश पड़ा है, मरा नहीं, लेकिन बुरी तरह डरा हुआ, कांपता हुआ। विक्रम की तरफ मुड़ते हुए आवाज अब शांत और थकी हुई। मैं इसे मार नहीं रहा विक्रम, इसे बाकी जिंदगी अपने गुनाह के साथ जीने दो। हर दिन अपने चेहरे में अपना पाप देखने दो, यही असली सजा है। गांव वाले धीरे धीरे अपने डर से बाहर निकलकर पास आते हैं, हैरानी से इस दृश्य को देखते हुए। एक आत्मा जो बदला ले भी सकती थी, फिर भी संयम दिखा रही है। ठाकुर साहब को कानून के हवाले किया जाएगा। इंसाफ अब अदालत में होगा। अब तुम्हें शांति मिलेगी मोहन। मोहन की आत्मा धीरे धीरे रोशनी में घुलकर गायब होती है। कोहरा छट जाता है, सूरज की रोशनी वापस आती है, पंछियों की चहचहाहट शुरू होती है। कुछ हफ्तों बाद हवेली अब सरकार द्वारा जब्त कर ली गई है और उसे एक स्कूल में बदला जा रहा है, जहां गांव के बच्चे मुफ्त पढ़ाई कर सकेंगे। ठाकुर साहब पर मुकदमा चल रहा है
और काकी ने भी अपना गुनाह कबूल करके सजा स्वीकार कर ली है। और कहानियां देखना चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट स्टोरी जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और शैडो स्केयर्स को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी खौफनाक वीडियो मिस ना करें।